हेलो स्टूडेंट। बेटा हम रिजोल्यूशन पर 2 क्वेश्चन कर चुके, फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ द क्लास वर्क, और एक एग्जाम्पल कर चुके। अब आगे बढ़ने के पहले हमें कुछ और बेसिक समझना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। तो बेटा अब हम बेसिक ऑफ रिजोल्यूशन ये है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेटा, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर हमें अलग से पढ़ लेना चाहिए। पहले हम फंडा क्लियर कर लें। कई क्वेश्चन में इसका यूज आता है बेटा, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे तो क्या बुराई है बेटा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ने में क्या तकलीफ है। एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर की लाइफ का इंश्योरेंस क्यों करवाती है? बेटा एक पार्टनर की डेथ हो जाए, उस पर क्लेम मिले, अमाउंट मिले, उससे फैमिली मेम्बर को तो फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या? फ़ायदा मतलब फ़ायदा मीन्स उसके फैमिली मेम्बर को फ़ायदा नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। फैमिली मेम्बर को मिलती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एक व्यक्ति ने, कोई सैलरीड पर्सन है, जॉब करता है, कोई भी है, उसने मान लो 20-25 लाख का, 30 लाख का एज पर स्टेटस उसने बीमा करवाया, उसकी डेथ हो गई, तो उसके फैमिली मेम्बर को 25, 30, 40, 50 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ जो मिलेगा, उससे उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। उसके छोटे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन कुछ हो पाएगी। तो उस केस में फैमिली मेम्बर को तो मिलती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर की लाइफ का बीमा क्यों करवाती है? क्या वजह है? आपने शायद पढ़ा हो, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, पर कुछ बच्चों ने शायद ना पढ़ा हो। तो हम अब ये पढ़ते हैं कि एक फर्म पार्टनर की, बेटा हमें उसकी अकाउंटिंग तो पढ़नी है, लेकिन हम जीरो से चलना चाहते हैं। पॉलिसी क्यों लेती है फर्म? बेटा ऐसा होता है कई बार कंपनी भी अपने डायरेक्टर की लाइफ का बीमा करवाती है। क्यों करवाती है? कि डायरेक्टर की डेथ हो जाए, उसकी प्रीमियम बीमा कंपनी भरती है कि डायरेक्टर की डेथ हो तो कंपनी को क्लेम मिलेगा, उसकी फैमिली मेम्बर को नहीं, उसकी बीवी बच्चों को नहीं, कंपनी को क्लेम मिलेगा। मतलब क्या कंपनी उसकी डेथ का फ़ायदा उठाना चाहती है? अरे बेटा ऐसा नहीं, कैसी बातें करते हो। कोई किसी की डेथ से, किसी की मौत से कोई फ़ायदा उठा सकता है? कोई नहीं। फिर क्या वजह है? बेटा होता ये है बेटा आप कुछ अंबानी फैमिलीज को तो सुना ही होगा, नाम उनके बारे में आप शायद जानते होंगे कि कौन है अंबानीज, है ना बेटा। उनके जो फादर थे धीरू भाई अंबानी, उस वक्त शेयर मार्केट बहुत बूम पे था, बहुत फ्लरिश था, बहुत तेज़ी में था। डेली 10-10 पब्लिक इशू आया करते थे, ज़बरदस्त मार्केट था। तो बेटा उस वक्त धीरू भाई अंबानी का काफ़ी अच्छा वर्चस्व था कॉरपोरेट सेक्टर में। कई सारी उनकी कंपनी थी। बेटा डायरेक्टर जो कंपनी का की पर्सन होता है, वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंपनी में, और कंपनी के वैल्यूएशन पर, कंपनी के शेयर्स के रेट उस पर डिपेंड करते हैं। बेटा यदि किसी डायरेक्टर के बारे में कोई अफवाह उड़ जाए, शेयर के रेट नीचे आ सकते हैं। बेटा धीरू भाई अंबानी के बारे में कहा जाता है, मैं ये बोल तो नहीं सकता हूँ कन्फर्मली, मैंने भी सुना ही है। बेटा ये होता था कि धीरू भाई अंबानी के बारे में कहते थे कि यदि उनको ऐसा लगे कि कोई, मतलब कहने की बात होगी, शायद ये अतिशयोक्ति भी हो सकती है, कि उनको यदि छींक भी आ जाए, बट आप तो आप जानते हैं अभी जो टाइम चल रहा है उसमें कोई छींक दे तो आप सब घबरा जाते हैं, सब दूर दूर भाग जाते हैं। और उस वक्त भी धीरू भाई अंबानी को यदि छींक आ गई तो पता पड़ जाएगी मुझे छींक आने वाली है। उस वक्त तो कोरोना नहीं था ना, उस वक्त तो कोविड-19 नहीं था ना बेटा। तब भी ये सब बोलते हैं, मजाक के असर में बात कर रहा हूँ मैं, तो रियलिटी मत लीजिएगा। कि वो पर्दे के अपने ऑफिस में कहीं पीछे जाकर, या कहीं फंक्शन में बैठे तो पीछे आकर के छींकते थे। क्यों भाई, पब्लिक के सामने क्यों नहीं छींकना? क्योंकि उन्हें डर था कि यदि पब्लिक ने उनको छींकते हुए देख लिया तो पब्लिक क्या सोचेगी, अच्छा धीरू भाई अंबानी को छींक आ गई, अच्छा शायद इनको है ना सर्दी होगी। कोई दूसरा क्या सोचेगा, नहीं नहीं सर्दी नहीं, शायद इनको निमोनिया हो गया होगा। और यार बोले सर्दी और निमोनिया हो सकता है, और कल को निमोनिया बिगड़ गया तो, डबल निमोनिया हो सकता है, तो ये तो बिस्तर में आ जाएंगे।
अरे कल को डबल निमोनिया बिगड़ गया, ये तो वेंटिलेटर पे आ जाएंगे, कोमा में आ जाएंगे, और फिर तो पता नहीं क्या होगा। और जब ऐसा अफवाह उड़ जाए कि अरे यार डायरेक्टर को पता नहीं क्या होगा, तो कंपनी के शेयर के रेट धड़ाम से नीचे आ गए। बेटा ये तो सही है कि शेयर मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है, छोटी सी न्यूज़ से ऊपर नीचे होता है, थोड़ी प्लस न्यूज़ आई ऊपर, थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ आई नीचे। पर यह बात जरूर है कि हाँ धीरू भाई अंबानी की डेट को भी कुछ समय तक छुपाया गया था, इमीडिएटली डिस्क्लोज नहीं किया गया, ताकि पहले वो इतनी सारी कंपनी के यदि उनकी डेट की खबर मार्केट में आती तो शेयर के रेट धड़ाम से नीचे हो जाते, सारे इन्वेस्टर को बहुत बड़ा लॉस होता। तो उनके उनको ध्यान रखते हुए उनकी डेट की न्यूज़ को थोड़े समय दबाए रखा गया, कुछ घंटों तक, और सारी चीज़ें कंपनी में मैनेज की गई ताकि रेट कम ना हो पाए। उसके बाद वो ग्रेजुअली उस न्यूज़ को डिस्क्लोज किया गया। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर की डेथ कंपनी के लिए बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, कंपनी के शेयर के रेट काफ़ी डाउन जा सकते हैं, इससे शेयर को बड़ा घाटा हो सकता था। तो क्या करते हैं, मान लो एक कंपनी ने जो डायरेक्टर काफ़ी वेल नोन है, जिसके नाम पर कंपनी चलती है, जिसके नाम की वजह से शेयर के रेट मार्केट में अच्छे चल रहे हैं, और कंपनी उसको उसके बदले सैलरी अच्छा खासा दे रही है, और कंपनी ने एक चतुराई की, उसके नाम का बीमा ले लिया, इंश्योरेंस प्रीमियम भर दी उसकी लाइफ को इंश्योर करवा लिया कंपनी ने, फैमिली मेंबर के लिए नहीं, कंपनी के बेनिफिट के लिए। उसकी नॉमिनी कौन, कंपनी, प्रीमियम कौन भर रहा है, कंपनी, इंश्योर्ड है लाइफ किसकी, डायरेक्टर की। कल को डायरेक्टर की डेथ हो गई, मान लो कंपनी ने 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ का बीमा करवा लिया, प्रीमियम भर रही है, कल को उसकी डेथ हो गई तो शेयर के रेट धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। डायरेक्टर गया और इधर कंपनी को 200 करोड़ मिल भी गया, से कंपनी में अर्स असेट्स वर्थ बढ़ गई, फिर से रेट ऊपर चले गए। इसका मतलब इस तरह से कंपनी जब डायरेक्टर की लाइफ का बीमा करवा सकती है, तो पार्टनरशिप फर्म भी अपने पार्टनर की लाइफ का बीमा क्यों नहीं करवा सकते। एबीसी 3 पार्टनर है, उसमें ए पार्टनर, देखो इसके पर्पस बहुत वेल नोन है, उसके नाम से फर्म चलती है, उसके नाम से ऑर्डर आते हैं, उसके नाम से सेल होती है, उसके नाम से माल सस्ता मिलता है, उसके नाम से लोन अच्छे मिलते हैं, उसके नाम, उसकी रेपुटेशन है। कल को उसकी डेथ होगी तो फर्म को हेवी लॉस होगा। तो यदि फर्म ने उसके नाम की पॉलिसी ले रखी थी तो फर्म का ये लॉस कवर हो सकता है ना। एक की डेथ हो गई, फर्म को लॉस हो गया, उसके रेपुटेशन, फर्म की जो रेपुटेशन थी अब कैसे रहेगी एक के बगैर। लेकिन फर्म को जो लॉस हुआ गुडविल का, वो कवर अप किससे हो गया, बीमा कंपनी से मिले हुए क्लेम से। वो क्लेम फर्म को मिलेगा, वो उसके फैमिली मेम्बर को नहीं, फर्म की क्लेम मानी जाएगी कि नॉमिनी फर्म थी, पॉलिसी फर्म ने ली थी, प्रीमियम फर्म भर रही थी। उसके अलावा आप एक रीज़न तो आप खुद भी जानते हैं, एक रीज़न तो आपने भी सोच रखा है कि यदि एबीसी 3 पार्टनर हैं जिन्होंने मान लीजिए 5 करोड़ लगाकर 15 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट किया, मशीन खरीद ली, ज़मीन खरीद ली, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन शुरू, सेल शुरू, इसी बीच बी पार्टनर टपक गया। टपक गया मतलब गिर नहीं गया, मतलब टपक गया मतलब उसकी डेथ हो गई, ऊपर चला गया, टपक गया, जो भी समझते बेटा, अपनी टपोरी भाषा में बोलते हैं ना, टपक गया बेटा, डेथ हो गई। अपन एक क्लास के अंदर ऐसी बातें नहीं कर सकते, टपक गया और ऐसी बातें मतलब हमें अच्छी नहीं लगती। तो बेटा अब बी की डेथ हो गई, और उसका सक्सेसर, उसकी वाइफ, उसके बेटे फर्म से मांग रहे कि हमारा, मेरे फादर की डेथ हो गई या मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, मुझे हमारा 5 करोड़ वापस दो। हम कहाँ से देगी, हमने पैसा लगा रखा है मशीनों में, बिल्डिंग में, ज़मीन में, इन्वेंट्री में, तो कंपनी कहाँ से वो फर्म बेचेगी ज़मीनें, मशीनरी, और बेचेगी तो फर्म का बिजनेस बंद हो जाएगा और बहुत बड़ा घाटा होगा। उस केस में यदि उन्होंने पॉलिसी ले रखी होती पी की लाइफ पर और वो क्लेम मिलता, उस क्लेम के अमाउंट से उसके सक्सेसर को कैपिटल उनकी वापस की जा सकती थी। तो ये वजह है कि क्यों एक फर्म पार्टनर की लाइफ का बीमा करवाती है। तो अभी तक तुमने सिर्फ क्या समझा, क्या सुना कि क्यों पार्टनर की लाइफ का बीमा फर्म करवाती है और क्यों प्रीमियम भरती है। ठीक है बेटा, अब ये पॉलिसी 2 तरह की होती है। अभी तो हमने क्या देखा, पॉलिसी क्यों ली जाती है, जिसका हमारे एग्जाम से कोई रेलेवेंस नहीं, पर बेटा हम एग्जाम में जो फंडा आने वाला है उसको समझने के लिए थोड़ा सा इधर उधर की बातें कुछ तो जरूरी होती है। बेटा अब पॉलिसी 2 तरह की होती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज। बेटा एक तो जेएलपी, शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और एक इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज। बेटा यहाँ पर एक पॉलिसी सारे पार्टनर की लाइफ पर, बेटा यहाँ पर सारे पार्टनर की लाइफ पर यदि एक पॉलिसी है
बोलते हैं JLP। 3 पार्टनर है ABC, उनका रेशियो 5:3:2 है। फर्म ने तीनों की लाइफ की एक ही पॉलिसी ली, सिंगल पॉलिसी, उसमें तीनों के नाम रखे हुए हैं, ABC, तीनों की लाइफ उसमें इंश्योर्ड है, सिंगल प्रीमियम जारी है, पॉलिसी एक ही है, नाम उसमें तीनों के हैं, और उसमें तीनों की लाइफ चूँकि इंश्योर्ड है, किसी एक की भी डेथ हुई तो क्लेम मिलेगा, पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और क्लेम मिलेगा किसी एक की डेथ होने पर भी। ये होती है JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जिसमें किसी भी एक भी पार्टनर की डेथ होगी तो क्लेम मिल जाएगा, फर्म ने जितना अमाउंट इंश्योर्ड करवा रखा है वो फर्म को मिल जाएगा, उसको बोलते हैं JLP। और दूसरा होता है बेटा इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज। A पार्टनर, B पार्टनर, C पार्टनर है, तीनों की पॉलिसी अलग अलग ली, A की लाइफ की अलग पॉलिसी, B की लाइफ की अलग पॉलिसी, C की अलग पॉलिसी, पॉलिसी फर्म की है, प्रीमियम फर्म भरेगी, पर नाम उसमें A का अलग, B का अलग, C का अलग, 3 पॉलिसी 3 पार्टनर। अब यदि डेथ एक ही हुई है तो क्लेम A का ही मिलेगा, BC का नहीं। यदि डेथ B की हुई है तो सिर्फ B का क्लेम मिलेगा, AC का नहीं। और तो मतलब ये हुआ कि उसमें वो अलग अलग पॉलिसी अलग अलग नामों पर है, उसको हम बोलते हैं बेटा इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज। अब हमें इसकी अकाउंटिंग समझनी है कि फर्म इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, तो बेटा हमें अब इसकी पढ़नी है अकाउंटिंग। बेटा अब अकाउंटिंग जब पढ़ रहे हैं हम JLP, और तो एक काम करते हैं पहले JLP की पढ़ते हैं। बेटा 3 पॉलिसी हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, पहले एक तो कर लें, तो हम पहले JLP की अकाउंटिंग समझते हैं, और वही काफ़ी कुछ अकाउंटिंग तो वही इंडिविजुअल में भी काम आ जाएगी, तो हम JLP से शुरू करते हैं। बेटा अकाउंटिंग की यहाँ पर है ना, JLP की अकाउंटिंग यानी लाइफ पॉलिसी जो फर्म लेती है पार्टनर के नाम पर, उसकी अकाउंटिंग की फर्म के पास 3 मेथड हैं, 3 मेथड से अकाउंटिंग हो सकती है। नंबर 1 बेटा प्रीमियम जो पे की जा रही है, जो फर्म प्रीमियम पे कर रही है, चाहे वो JLP हो चाहे इंडिविजुअल, अभी मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, उस प्रीमियम को फर्म अपना एक्सपेंस मान ले, फर्म उसको अपना एक्सपेंस मान ले और एक्सपेंस मानकर उस प्रीमियम को डाल दे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, और पॉलिसी का कोई अकाउंट बुक्स में कंटिन्यू नहीं करे, चाहे वो JLP हो चाहे वो इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। पहली मेथड है टू ट्रीट प्रीमियम एज एन एक्सपेंस, प्रीमियम को क्या मान लो, खर्च मान लो, और उसको डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस में, और कोई अकाउंट बुक्स में बैलेंस शीट में नहीं रहेगा रिगार्डिंग लाइफ पॉलिसी, पॉलिसीज हैं या पॉलिसी, कोई अकाउंट बुक्स में रहेगा ही नहीं, इसको बोलते हैं फर्स्ट मेथड। बैलेंस शीट में आपको इसका कोई अकाउंट मिलेगा नहीं, तो बेटा प्रीमियम देते हुए उसको खर्च मान लो, तो सिंपल सी बात है, प्रीमियम देते हुए खर्च मान लिया, कुछ आउटफ्लो हुआ तो खर्च मान लिया, बीमा कंपनी को दिया तो खर्च मान लिया, और बीमा कंपनी से मिला जो कुछ मिला, जो बीमा कंपनी से जो कुछ मिलेगा उसको इनकम मान लो, सिंपल सी बात है। सर इतनी सिंपल अकाउंटिंग? हाँ बेटा सिंपल है। क्या इतनी लॉजिकल है? हाँ सर लॉजिकल तो है बेटा। देते वक्त खर्चा मानोगे तो मिलते वक्त इनकम नहीं मानोगे क्या? बीमा कंपनी को दिया प्रीमियम तो खर्च मान लिया, और बीमा कंपनी से मिला, क्या सर बीमा कंपनी से मिलता भी है? हाँ बेटा बीमा कंपनी से मिलता भी है। कब कब मिलता है बीमा कंपनी से? बीमा कंपनी से अमाउंट कब कब मिलेगा एक तो आपको पता है, दूसरे में आपको अभी थोड़ा थोड़ा पता है। एक तो यदि किसी की पार्टनर की डेथ होगी तो क्लेम मिलेगा, और यदि क्लेम न मिला तो एक होती है सरेंडर वैल्यू। बेटा पॉलिसी का प्री मैच्योर पेमेंट, पॉलिसी 10 साल की है, पार्टनर ने चलाई 6 साल, 6 साल बाद फर्म बोलती है भाई हमें पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी, हमारी फर्म तो बंद हो रही है, या किसी भी रीज़न से हम पॉलिसी कंटिन्यू करना नहीं चाहते, हम 6 साल बाद प्रीमियम भरना नहीं चाहते, तो हम 6 सालों में जो प्रीमियम भरी उसका जो परसेंटेज आपको देना है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन हमें दे दीजिए। तो बीमा कंपनी प्री मैच्योर पेमेंट भी दे सकती है सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी। वो हमें मतलब नहीं कि वो हर पॉलिसी का अलग अलग होता है, पर बीमा कंपनी से यदि प्री मैच्योर पेमेंट मिलता है उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। हम यानी फर्म क्या कर रही, पॉलिसी वापस देकर मनी ले लेगी, तो पॉलिसी क्या कर दी, सरेंडर, पॉलिसी वापस दे दी, वापस करना मतलब सरेंडर करना, और बदले में जो अमाउंट मिले वो लेना, उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। क्या पूरा अमाउंट मिलेगा? अरे कौन बीमा कंपनी ये बेवकूफ़ी करेगी, बेटा आपने 6 साल में जो प्रीमियम भरी उसका 20, 25, 30, 40, 50% मिल जाए तो बड़ी बात है, तो जो मिला उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू, और ये है प्री मैच्योर पेमेंट ऑफ द पॉलिसी। तो यदि पार्टनर की डेथ होती है तो फुल क्लेम मिलता है, और डेथ होने के पहले यदि फर्म पॉलिसी डिसकंटिन्यू करती है तो मिलती है सरेंडर वैल्यू। तो
डेट पर क्लेम मिले या सरेंडर वैल्यू मिले, आपको क्या मान लेना है बेटा, उसको इनकम मान लेना है। क्यों इनकम मान लेना है बेटा? प्रीमियम देते वक्त खर्च माना, तो जो बीमा कंपनी से मिले सरेंडर वैल्यू या फाइनल क्लेम, उसको इनकम मान लो। सिंपल सी तो है सर। इसकी अकाउंटिंग तो आप लिख के बताओ सर, हमें ऐसे समझ नहीं आती, हमें एग्जाम्पल लिख के बताओ। बेटा जब हम प्रीमियम भरेंगे तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम टू बैंक, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक। ये मैं सिंपल सी बोलता हूँ, मैं इतना लंबा चौड़ा बोलूँगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी। तो बेटा हमने सिंपल सी एंट्री की प्रीमियम टू बैंक, ये एंट्री हुई प्रीमियम देने की, प्रीमियम टू बैंक। और प्रीमियम को चूंकि हमें एक्सपेंस मानना, लाइक सैलरी रेंट लाइक, तो इसको डाल दो पी एन एल में, ईयर एंड में। तो एंट्री क्या होगी ईयर एंड में? पी एन एल टू प्रीमियम। तो पहले क्या एंट्री की थी? प्रीमियम टू बैंक, और लास्ट में ईयर एंड में पी एन एल टू प्रीमियम। तो प्रीमियम अकाउंट क्या बचा? जैसे सैलरी अकाउंट नहीं बचता, रेंट अकाउंट खत्म हो जाता है, ऐसे प्रीमियम अकाउंट भी आपने नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करके उसको डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रीमियम अकाउंट कहाँ चला गया? पीएनएल में, उससे प्रॉफिट कम हो गया, तो आपने प्रीमियम को एक्सपेंस मान लिया, उससे प्रॉफिट कम हो गया। और बैलेंस शीट में प्रीमियम नाम का अकाउंट दिखाई नहीं देगा, बैलेंस शीट में एलआईसी नाम का अकाउंट दिखाई नहीं देगा। जैसे आप सैलरी देते हो, कोई बैलेंस शीट में अकाउंट नहीं दिखता, आप रेंट देते हो, उसका अकाउंट बैलेंस शीट नहीं दिखता, ऐसे प्रीमियम को भी आपने खर्च मान लिया, उसका अकाउंट बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगा। जब आपने उसको एक्सपेंस मान लिया है देते वक्त, तो मिलते वक्त इनकम मान लो। ये सर इतनी सिंपल अकाउंटिंग? हाँ बेटा इतनी सिंपल है। तो एक तो ये हुआ, तो ये तो क्या प्रीमियम को क्या मान लिया? एक्सपेंस। बेटा प्रीमियम को एक्सपेंस मान लिया, ये तो एक अकाउंटिंग की मेथड है। और दूसरी मेथड होती है प्रीमियम को इन्वेस्टमेंट मानना। क्या सर बीमा कंपनी को दिया गया प्रीमियम इन्वेस्टमेंट है? बेटा बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है। बेटा आप जो प्रीमियम भर रहे हो, बीमा कंपनी को जो प्रीमियम दी जा रही है, फर्म जो प्रीमियम भर रही है, वो फर्म को वापस मिलना तय है, या तो डेथ पर, या सरेंडर वैल्यू, या ऑन मेच्योरिटी। पॉलिसी 15 साल की है, 15 साल खत्म, क्लेम मिलेगा, पूरा अमाउंट मिलेगा। डेथ नहीं हुई तब भी मिलेगा, उसको बोलते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। तो बेटा वो प्रीमियम बीमा कंपनी को दी जा रही है, वो मिलना वापस तय है। तो वो जो मनी दी जा रही है बीमा कंपनी को, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। बीमा कंपनी से जितना अमाउंट दिया उससे कई बार ज़्यादा मिलता है, बीमा कंपनी उसमें अपना बोनस जोड़ कर देती है। तो बेटा बीमा कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा भी देती है पॉलिसी होल्डर को। और आप जानते हैं एलआईसी ऑफ इंडिया अपने प्रॉफिट का, एलआईसी ऑफ इंडिया अपने प्रॉफिट का 95% देती है पॉलिसी होल्डरों को बाय वे ऑफ बोनस। अपने प्रॉफिट का मिनिमम देना कंपलसरी है, प्रॉफिट का 95% देना पड़ता है पॉलिसी होल्डर को बाय वे ऑफ बोनस। इवन हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अपने प्रॉफिट का 95% देना पड़ता है बीमा पॉलिसी होल्डर को बाय वे ऑफ बोनस। मतलब ये तो मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो प्रीमियम दी है, वो वापस मिलना तय है। तो ये एक्सपेंस कहाँ से हुआ? जो मनी दे, रेंट देते हैं वापस नहीं मिलता, सैलरी देते हैं वापस नहीं मिलती। लेकिन यदि हमने कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा, मनी जाती है लेकिन मनी वापस भी तो आती है। हमने बैंक में एफडी की, मनी जाती है वापस भी तो आती है। ये भी हम बीमा कंपनी को प्रीमियम दे रहे हैं, मनी जा रही है लेकिन वापस भी तो आएगी, तो फिर तो इन्वेस्टमेंट हुआ ना। तो दूसरी मेथड है, इसको क्यों ना इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जाए, क्यों इसको खर्च माना जाए? तो एक मेथड है कि प्रीमियम को इन्वेस्टमेंट मानकर उसको बैलेंस शीट में एज एन असेट शो किया जाए, उसको खर्च नहीं माना जाए। तो एंट्री क्या होगी? एलआईसी पॉलिसी डेबिट टू कैश। जब प्रीमियम भरी तो एलआईसी पॉलिसी टू कैश, फिर प्रीमियम दी एलआईसी पॉलिसी टू कैश। तो फिर एलआईसी पॉलिसी हम क्या मान रहे हैं? एज एन असेट, एज एन इन्वेस्टमेंट, वो बैलेंस शीट में आएगा। वो अकाउंट जाएगा बैलेंस शीट में एज एन असेट, एज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एज एन एक्सपेंस। वो अकाउंट राइट ऑफ नहीं होगा बल्कि बैलेंस शीट में आएगा कैरी फॉरवर्ड होकर एज एन असेट। तो एंट्री क्या होगी? पॉलिसी टू बैंक, पॉलिसी टू बैंक, पॉलिसी टू बैंक, पॉलिसी टू बैंक, पॉलिसी टू बैंक। पॉलिसी क्या है? असेट। ये हो गया दूसरी मेथड। और तीसरी मेथड में आपको ऐसे नहीं बता सकता, वो उसमें प्रीमियम को एक्सपेंस भी मानते हैं और इन्वेस्टमेंट मानते हैं, उसको बोलते हैं जेएलपी फंड मेथड, उसको बोलते हैं जेएलपी फंड। बेटा वो जेएलपी फंड अभी समझाना, ऐसे समझाना संभव नहीं, मैं समझाऊंगा। तो अभी हम थोड़ा लिखना शुरू करते हैं। तो बेटा अब यहाँ करते हैं, चाहे जेएलपी हो चाहे इंडिविजुअल, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ लाइफ पॉलिसी या पॉलिसीज, चाहे वो जेएलपी हो चाहे वो इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी हो। मेथड नंबर 1 मेथड है यहाँ पर, फर्स्ट यहाँ पर मेथड है 3,
पहले एक बार लिख तो लें। अच्छा सर, लिखवा दो, लिखो। प्रीमियम एज एन एक्सपेंस, एज एन इन्वेस्टमेंट, और जनरली जेएलपी में वो आता है, जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड मेथड। इंडिविजुअल में तो फंड मेथड देते नहीं है, जेएलपी फंड मेथड एक फंड मेथड, मतलब हम कहें तो फंड मेथड तो बोलते हैं फंड मेथड। तीन तीन मेथड है बेटा। बेटा अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, और आप सोचिए ना, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो मिलता है कि फ्यूचर में आप किसी कंपनी की या किसी फर्म की अकाउंटिंग करते हैं तो ये काम आएगी आपको, या आपने अकाउंटिंग कभी सीखी नहीं होगी, पढ़ी नहीं होगी, और पढ़ी होगी तो फिर तो आप बहुत ही महान है बेटा, रिविजन कर लो। ठीक है, तो बेटा अब ये ए मेथड हो गई, ये बी मेथड हो गई, ये सी मेथड हो गई ना बेटा। हम ए से स्टार्ट करते हैं। ए मेथड, प्रीमियम एज एन एक्सपेंस। बेटा क्यों ना हम इसको विथ अमाउंट ले, ताकि एग्जाम्पल भी हो जाए और हमारा एग्जाम्पल का काम भी हो जाए और ये थ्योरी भी हो जाए। एनुअल प्रीमियम ऑफ जेएलपी इज ₹20,000, 20,000 पर एनम की प्रीमियम दी जाती है। जेएलपी अमाउंट इज 5 लाख, पॉलिसी अमाउंट 5 लाख है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर सरेंडर वैल्यू एट थर्ड ईयर at the beginning of fourth year is rupees 18,000। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, और पेमेंट ऑफ एनुअल, जब एनुअल प्रीमियम दी जाती है, एंट्री क्या होती है? प्रीमियम बैंक। वो प्रीमियम का नाम मैंने बस सिंपल प्रीमियम लिखा, अदरवाइज जेएलपी प्रीमियम एक्सेट्रा। प्रीमियम टू बैंक फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम। सेकेंड, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम अकाउंट P&L एट ईयर एंड। बेटा प्रीमियम तो आप साल के बीच में कभी भी दे दो, तो एंट्री प्रीमियम टू बैंक तो कभी भी हो जाएगी ऑन द डे ऑफ पेमेंट, लेकिन इस प्रीमियम को पीएल में डालते हैं ईयर एंड में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है? ईयर के एंड में। तो एंट्री क्या होगी बेटा? P&L टू प्रीमियम। ये एंट्री होगी पीएल में ट्रांसफर। तो बेटा अब प्रीमियम को डेबिट करा और उसको एक्सपेंस मानकर डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। पहले प्रीमियम को पे किया, प्रीमियम टू बैंक, तो एक्सपेंस मानकर डाल दिया पीएल में, तो हमारा प्रीमियम अकाउंट जीरो हो गया, है ना बेटा। अब यहाँ पर देयर विल नॉट बी एनी पॉलिसी अकाउंट
इन बैलेंस शीट एट ईयर एंड। बेटा जब हमने प्रीमियम को खर्च मानकर डाल दिया तो बैलेंस शीट में उसका अकाउंट आएगा ही नहीं, बैलेंस शीट में कोई अकाउंट नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब बैलेंस शीट में अकाउंट न दिखाई देना, पॉलिसी का अकाउंट न दिखाई देना, इसका मतलब ही ये लगता है कि उन्होंने प्रीमियम को एक्सपेंस माना है। ठीक है बेटा, अभी अब ये तो एंट्री थी। अब थर्ड बेटा, ये हर साल ऐसी होगी, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सते, बहुत हो गया 10 साल, 12 साल, 15, जितने साल की आपने पॉलिसी ली हुई है उतने साल ये एंट्री करते रहो और प्रीमियम भरते रहो, प्रीमियम को एक्सपेंस मानते रहो, पीएल में डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, बैलेंस शीट में कोई अकाउंट दिखाई नहीं देगा। अब इफ एनी पार्ट, या लिखे ऐसे, ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर, जेएलपी में किसी की भी डेथ हो और इंडिविजुअल में जिसकी डेथ हो उसी के। बेटा जब किसी की डेथ होगी, जैसे अपने ऊपर एग्जांपल ये जेएलपी का कि ये जेएलपी है, किसी की भी डेथ हो गई तो उसकी डेथ पर पूरा 5 लाख मिलेगा बीमा कंपनी से, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख। ये बेटा क्लेम मिला, क्लेम रिसीव्ड, आजकल इसको बीमा कंपनी बेनिफिट रिसीट बोलते हैं, बेनिफिट पेड, क्लेम पेड की जगह बेनिफिट पेड, पहले क्लेम वर्ड था क्लेम पेड, अब बोलते हैं बेनिफिट पेड। ठीक है बेटा, लेकिन वो चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया है, इंश्योरेंस कंपनी वाला। लकी हो आप लोग की इंश्योरेंस कंपनी वाला चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट और बेकार सी थ्योरी और बेकार सा क्वेश्चन थे। अब तो सिंपल आपको बस इतना ही पढ़ना है। तो क्लेम मिला तो बैंक डेबिट, बेटा फॉर्म को जब क्लेम मिलेगा तो बैंक डेबिट करना ही पड़ेगा। अब ये 5 लाख को इनकम मानकर 2 पार्टनर्स कैपिटल बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट क्लेम इन प्रॉफिट रेशो। तो जो भी क्लेम मिला उसको इनकम मानते हुए पार्टनर में बांट दो। पहले पार्टनर ने प्रीमियम बियर की थी एज एन एक्सपेंस, उससे प्रॉफिट कम हुआ था तो पार्टनर की केबल कम हुई थी, प्रीमियम देते वक्त पार्टनर की केबल कम हुई थी तो क्लेम मिलते वक्त पार्टनर की केबल बढ़ा दो। सिंपल सी बात है, बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये हो गया ऑन डेथ। और ऑन रिटायरमेंट एंड रिजोल्यूशन भी हो रहा है ऑफ या रिटायरमेंट क्यों बोले, अपन सिंपल बोलते हैं, मतलब इतने सारे पार्टनर जा रहे हैं ना, ऑन डिसोल्यूशन नो डेथ, एट बिगिनिंग ऑफ, बेटा चौथे साल के बिगिनिंग में, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, चौथे साल के बिगिनिंग में फर्म डिसॉल्व हो रही है, 3 साल गुजर चुके, 20 ये लोग 60,000 की प्रीमियम दे चुके और 60,000 का खर्चा मान चुके और 60,000 को पीएल में डेबिट कर चुके और 60,000 एज एन एक्सपेंस तीनों पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर कर चुके। अब चूंकि 3 साल बाद ये फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं, बेटा जब ये पार्टनर में झगड़ा हो गया, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, तो उसके बाद पॉलिसी में जिसमें तीनों के नाम लिखे हुए हैं उसका क्या होगा बेटा, जेएलपी का क्या होगा, सोचो, इमेजिन करो, कुछ तो दिमाग लगाओ। बेटा जब जेएलपी भी तीनों के नाम लिखे हुए हैं, आज तीनों पार्टनर साथ में हैं, फर्म डिसॉल्व होने वाली है, आज तो तीनों साइन कर देंगे, कल के उसके बाद ए अलग, बी अलग, सी अलग, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, और झगड़ा हो चुका है, उस केस में फिर सिग्नेचर क्या, कल को जेएलपी में नाम तीनों के हैं और इन्होंने पॉलिसी का कुछ नहीं किया, पॉलिसी चलती रही, प्रीमियम कौन भरेगा
फर्म तो है नहीं, झगड़ा होगा, प्रीमियम कौन भरे, और जब क्लेम मिलेगा तो तीनों के साइन लगेंगे, उस वक्त झगड़ा। तो बेटा उस केस में ये पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करेंगे। आप ये मान के चलिए कि हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें यही माना जाएगा कि पार्टनर फर्म के डिसोल्यूशन पर पॉलिसी को सरेंडर कर देंगे, क्योंकि किसी की डेथ तो हुई नहीं, और ऐसा तो है नहीं कि तीनों में से किसी एक को उड़ा दो और 5 लाख ले लो, बेटा वो तो क्राइम हो जाएगा। तो बेटा उस केस में पार्टनर के पास एक ही रास्ता है, पॉलिसी को सरेंडर कर दो, भले ही घाटा उठा लो थोड़ा, लेकिन सरेंडर कर दो। आज तो ठीक है, आज तो 18,000 मिलेगा, कल को तो और दिक्कतें आएंगी। उस केस में 60,000 दिया था उसको पार्टनर बियर कर चुके एज एन एक्सपेंस, और आज जब 18 मिल रहा है, 18 मिल रहा है सरेंडर वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर, 3rd ईयर के एंड में, 4th के बिगिनिंग में जो 18 मिल रहा है, जो मिल रहा है उसमें संतोष कर लो। बोलते ना भागते भूत की लंगोटी, जो मिले वो ले लो, 18 मिल रहा है ना वही ले लो। तो बेटा जो 18 मिला उसको इनकम मानना पड़ेगा। 60 को जब हम एक्सपेंस मान चुके हैं तो 18 को इनकम मान लो। प्रीमियम 20 60,000 प्रीमियम भरी जा चुकी है, 60 का एक्सपेंस माना जा चुका है, 60 से प्रॉफिट कम हो चुका है, 60 से पार्टनर की केबल डेबिट हो चुकी है, कम हो चुकी है, अब 18 से क्रेडिट कर दो, क्योंकि 18 उसमें से वापस मिल गया। क्या एंट्री होगी बेटा? बैंक डेबिट। बैंक डेबिट ये कौन सी वैल्यू है? सरेंडर वैल्यू। क्या हो गया ये? तो बेटा यहां पर क्या होगा? एंट्री होगी जो मिला है 18,000 वो बैंक में डेबिट करके पार्टनर केबल में क्रेडिट कर दो, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, उसको इनकम मान लो। 60 का लॉस था, 18 का इनकम मान लो। नेट क्या हो गया? 60 से उनकी केबल डेबिट हो चुकी थी, 60 से केबल डेबिट हो चुकी, माइनस 18 से केबल क्रेडिट हो जाएगी। बेटा 60 गया भी था, 18 भी गया, 42 का लॉस पार्टनर ने बियर कर ही लिया। तो 42 का तो पार्टनर बियर कर ही चुके, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस 18 को इनकम मान लो, इस सरेंडर वैल्यू को इनकम मान लो। जैसे फुल क्लेम मिला तो भी एंट्री वही थी, बैंक टू पार्टनर कैपिटल। सरेंडर वैल्यू मिले तो भी एंट्री वही होगी, बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। बस अमाउंट वहां मिला था 5 लाख और यहां मिलेगा सिर्फ 18,000। तो बेटा वहां तो 5 लाख था, यहां आएगा एंट्री बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल इस 18,000। ये है रिसिप्ट ऑफ सरेंडर वैल्यू distributed partners in their profit sharing ratio। बस बेटा ये हुआ दो कि यदि हमने, तो बस सिंपल सी बात, ये हमारी फर्स्ट मेथड खत्म। ये तो क्या मान लिया? एक्सपेंस और डाल दिया P&L में मिलते वक्त, चाहे क्लेम मिले फुल तो भी इनका मानो, चाहे मिले सरेंडर वैल्यू तो इनकम मानो। तो सिंपल सा फंडा क्या बना? देते वक्त यदि एक्सपेंस माना था तो मिलते वक्त इनकम मान लो, देते वक्त पार्टनर ने उसको एक्सपेंस को भी बियर किया था तो मिलते वक्त उसको पार्टनर की इनकम मानते हुए उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये तो हो गया बेटा फर्स्ट मेथड, जब प्रीमियम को एक्सपेंस माना जाता है। अच्छा अब आपको एग्जाम में कैसे पता पड़ेगा कि फर्म ने ये पॉलिसी फॉलो की है? क्वेश्चन में यदि लिखा हुआ ना हो, कैसे जाने कि फर्म ये मेथड फॉलो कर रही है? तो बेटा लिख लो, व्हेन नो पॉलिसी अकाउंट अपीयर्स इन बैलेंस शीट। लिख लो बेटा लिख लो, क्या लिखेंगे? लिखिए, इफ देयर इज नो पॉलिसी अकाउंट इन गिवन बैलेंस शीट, इफ देयर इज नो पॉलिसी अकाउंट इन गिवन बैलेंस शीट, इट मीन्स firm follows this first method in which premium was considered as an expense। इसका मतलब ये है कि फर्म ने क्या मेथड फॉलो की है? फर्स्ट मेथड फॉलो की है जिसमें प्रीमियम को एक्सपेंस माना गया था। अपने हिसाब से लिख लिया होगा। तो बैलेंस शीट में पॉलिसी अकाउंट का न दिखाई देना ये शो करता है कि फर्म ने फर्स्ट मेथड एक्सपेंस मेथड को फॉलो की है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मतलब प्रीमियम को क्या मानना? असेट मानना। ठीक है,
तो बेटा अब हम जो 20,000 दे रहे हैं उसको हम असेट मानेंगे, इन्वेस्टमेंट मानेंगे, और वाकई प्रीमियम देना एक्सपेंस नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट है। आप जो मनी बीमा कंपनी को दोगे या तो डेथ पे मिलेगी, और डेथ पे नहीं मिली तो ऑन मैच्योरिटी भी पूरा अमाउंट मिलता है विथ बोनस। तो बेटा इन्वेस्टमेंट हुआ ना है, तो उस केस में इसको इन्वेस्टमेंट क्यों ना माना जाए, क्यों माना जाए एक्सपेंस। और बेटा पहली मेथड का ड्रॉबैक क्या है कि आपका पॉलिसी अकाउंट बीमा कंपनी के फर्म के पास पॉलिसी है, लेकिन वो पॉलिसी अकाउंट बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगा, जबकि वो फर्म के लिए एक असेट का काम करती है, फिर उससे अमाउंट रिलीज होगा। तो बेटा उसको इन्वेस्टमेंट क्यों ना माना जाए। तो सेकंड मेथड क्या है, प्रीमियम ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन असेट। उस केस में बेटा क्या होगा, एंट्री क्या होगी, पॉलिसी टू बैंक, एक्स प्रीमियम टू बैंक नहीं, प्रीमियम तो हमारा एक्सपेंस था, पॉलिसी हमारी असेट है, तो एंट्री होगी पॉलिसी टू बैंक। पॉलिसी टू बैंक जब भी प्रीमियम लेंगे पॉलिसी, एंट्री होगी पॉलिसी टू बैंक, और पॉलिसी अकाउंट खुला रहेगा, इसको पीएल में लेकर नहीं जाएंगे, राइट ऑफ नहीं करेंगे, पॉलिसी एज एन असेट है। जैसे फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर टू बैंक, मशीन खरीदते तो मनी मशीन टू बैंक, बिल्डिंग खरीदे तो बिल्डिंग टू बैंक, ऐसे पॉलिसी टू बैंक हो गया। जैसे बिल्डिंग बैलेंस शीट में आती है, मशीन बैलेंस शीट में आती है, फर्नीचर बैलेंस शीट में आता है, ऐसे पॉलिसी भी बैलेंस शीट में आ जाएगी, पॉलिसी भी दिखा दी जाएगी बैलेंस शीट में एज एन असेट। लेकिन एक क्वेश्चन में फिर से आ जाता है बेटा, जैसे हमने पहले साल प्रीमियम भरी पॉलिसी टू बैंक, हमने मेथड फॉलो कर ली पॉलिसी टू बैंक, ठीक है भाई कर ली। अब आप इसको दिखाना चाहते हो एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन असेट, दिखाओ, ठीक है बेटा सही भी है, मैंने नहीं कहा कि ये सही मेथड है, करेक्ट मेथड है, क्योंकि वो खर्च थोड़ा है, वो तो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आपने एंट्री करी पॉलिसी टू बैंक 20,000, और आप 20,000 दिखाओगे असेट में, बैलेंस शीट में एज एन असेट, पॉलिसी एज एन असेट। लेकिन आप पहले साल में 20 जो असेट दिखा रहे हो ये सही तो है कि क्योंकि आपको फ्यूचर में बीमा कंपनी का पैसा वापस मिलने वाला है, तो असेट तो है, लेकिन पहले साल जो आप 20 असेट दिखा रहे हो, क्या वाकई 20,000 आपको मिल सकता है। यदि आप बैलेंस शीट आपने प्रीमियम भरी थी, ठीक है, बैलेंस शीट के दिन बीमा कंपनी के पास जाओ कि हमारा 20 वापस दो, हाँ देखो बेटा आपने 20 एफडी किया तो वापस मिलेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा पूरा 20 मिलेगा, लेकिन बीमा कंपनी को जो 20 दिया आप पहले साल, यदि ईयर एंड में, पहले ईयर एंड में आप बीमा कंपनी से मांगने जाओ कि हमने जो प्रीमियम भरी थी आपको साल के बीच में 20,000, वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, आप हमें 15 साल बाद मनी देने वाले थे, आप अभी हमारी 20,000 हमें वापस दे दो और उस पर ब्याज दे दो। बीमा कंपनी की बोलेगी ठेंगा नहीं देंगे, कुछ भी जीरो नहीं देंगे, जीरो अमाउंट देंगे। और हम कहेंगे, फर्म कहेगी भाई क्यों, हमने 20,000 आपके जमा किए थे। बीमा कंपनी कहेगी भाई तुमने 20,000 जो दिए थे वो इन्वेस्टमेंट जरूर है तुम्हारा, 15 साल बाद हमने तुमको वापस देने का प्रॉमिस किया है, लेकिन यदि तुम अभी 20,000 दिए थे तुमने अभी तक, और तुम में से कोई एक भी टपक जाता, लुढ़क जाता, कोविड-19 चल रहा है, तो हमें तो 5 लाख देने पड़ते ना बेटा। जब से तुमने, तो वो कहेंगी बीमा कंपनी का ऑफिसर कि तुमने जब से प्रीमियम भरी तब से बीमा कंपनी के ऊपर तो खतरे की घंटी आ गई, 20,000 देकर तुमने 5 लाख के लिए हमारे लिए रिस्क क्रिएट कर ली बेटा। तो वो कहेंगे हम तुम्हें 20,000 नहीं देंगे, अभी कुछ नहीं देंगे आपको बेटा। बीमा कंपनी सरेंडर वैल्यू पहले साल नहीं देती है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाके देती है, पर 20,000 को असेट दिखाना भी कतई लॉजिकल नहीं है, जबकि 20,000 आप दिखा रहे हो बैलेंस शीट में एज एन असेट, जबकि उसकी वैल्यू जीरो है। बीमा कंपनी उसके बदले आपको क्या देगी, ठेंगा। फिर आप 20 पे असेट कैसे दिखा रहे हो। लोग सोचेंगे फर्म के पास 20 की असेट है, और एक्चुअल में तो बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन, और असेट दिखाने का मतलब बीमा कंपनी फर्म के पास इतनी असेट है जबकि 20 की असेट है ही नहीं। तो उसको भी हमें कुछ रिपेयर करना पड़ेगा, इस मेथड को हमें कुछ करेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कुछ। एक बेटा होती है सरेंडर वैल्यू। बेटा मैं पहले साल एक्चुअली सरेंडर वैल्यू नहीं होती, पर मैं इजी करने के लिए आपको पहले साल भी ले रहा हूँ सरेंडर वैल्यू। मान लो मैंने पहले साल सरेंडर वैल्यू ली है 8%, 8%, सिर्फ 8% लेता हूँ। दूसरे साल मैंने ली सरेंडर वैल्यू 15%, और तीसरे साल 20%, ऐसा मान लेता हूँ मैं। 8%, 15% और 20%। मैं ये क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, ये पहला मेथड था, दूसरा प्रीमियम एज एन इन्वेस्टमेंट। अब बी मेथड, प्रीमियम, अरे लिखो लिखो लिखो, प्रीमियम एज एन इन्वेस्टमेंट।
it is given that surrender value of above policy is at the end of फर्स्ट ईयर मैंने मानी है 8%, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मैंने मान ली है 15%, और एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, पहले साल वैसे कुछ नहीं होती है, पर बेटा मैं प्रैक्टिकल पर्पज से हट के बात कर रहा हूँ ताकि मेरी अकाउंटिंग आसान हो। ठीक है बेटा, यहाँ पर प्रीमियम को क्या मानना है? एज एन इन्वेस्टमेंट, और ये उसकी सरेंडर वैल्यू है। ठीक है, तो बेटा ये हमारी होगी सेकंड मेथड। अब हम शुरू करते हैं इसकी अकाउंटिंग। शुरू करें सॉल्यूशन। फाइल पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम भरी तो एंट्री क्या होगी? JLP टू बैंक 20,000 20,000। जब प्रीमियम का भुगतान किया, बेटा प्रीमियम का पेमेंट जरूर थोड़ा कि साल के एंड में हो, साल के बीच में, साल के शुरू में, कभी भी हो सकता है। फाइल पेमेंट ऑफ प्रीमियम, जिस दिन, यह डेट कौन सी होगी? जिस दिन प्रीमियम का भुगतान हुआ। अब ईयर एंड, फर्स्ट ईयर एंडिंग, फर्स्ट ईयर का एंड। बेटा फर्स्ट ईयर के एंड में आप JLP को क्या मान रहे हो? एज एन असेट। बेटा JLP को असेट मान रहे हो, है ना। अब बेटा बैलेंस शीट में आप इसको 20 असेट दिखाना ठीक नहीं है। 20,000 के बदले ईयर, बेटा आपने 20,000 मान लो कि दिया था अप्रैल में, जून, 1 जुलाई को, अप्रैल से साल शुरू हुआ, अप्रैल में, जून, जुलाई में आपने प्रीमियम भर दी, जुलाई 20,000 भर दी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च आ गया, 2 महीने बाद आप बीमा कंपनी से कहो कि हमारा 20,000 यदि आप हमें आज हम पॉलिसी सरेंडर कर दें तो आप हमें 20 में से वापस कितना करोगे? तो बीमा कंपनी कहेगी 8%। एक्चुअल में तो बीमा कंपनी 0 वापस करती है, और मैं पहले साल से अकाउंटिंग समझाने के लिए मैं लेके चल रहा हूँ। तो 20,000 का 8%, 1,600 रुपया बीमा कंपनी कहती है कि यदि तुम पहले साल के एंड में आ जाओगे तो हम तुम्हें इस 20,000 पर 1,600 वापस कर देंगे। एक्चुअल में तो बीमा कंपनी 0 बटे सन्नाटा अंगूठा दिखाकर वापस कर देगी, जाओ कुछ नहीं मिलेगा 2-3 साल तक। तो जो प्रीमियम भरी लैप्स, आप पॉलिसी डिसकंटिन्यू करना चाहते हो कर दो, आपको 1 रुपया रिफंड नहीं मिलेगा एक्चुअल में तो 2-3 साल तक, तो कम से कम 2 साल, तो मुझे पता है 3 साल भी हो सकता है। पर मैं क्वेश्चन को पहले क्यों मैं 0 वैल्यू लेके चलूँ? पहले साल मैंने पहले साल से वैल्यू ले ली है, जो कि इम्प्रैक्टिकल है। इतना ज़्यादा अमाउंट बीमा कंपनी नहीं देती, 20,000 में ब्याज भी नहीं मिलता इतना, और बीमा कंपनी ने जो 9 महीने रिस्क उठाई, तो आज कोई एक पार्टनर भी कुछ हो जाता तो बीमा कंपनी को तो 5 लाख देने पड़ते, 20,000 लेकर 5 लाख देने पड़ते बीमा कंपनी को। समझ में आ गया होगा। तो बेटा उस केस में बीमा कंपनी पहले साल के एंड में 8% देने को तैयार है। 20,000 का 8% 1,600। तो चूंकि बीमा कंपनी बोलती कि भाई तुम यदि पॉलिसी वापस करने आओगे तो हम तुम्हें 1,600 वापस देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आज उस पॉलिसी जिसको आप असेट दिखा रहे हो, 20 पे दिखा रहे हो, JLP एज एन असेट, एक्चुअल वर्थ तो 1,600 रुपीज़ है। इस सरेंडर वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज ओनली रुपीज़ 1,600। तो वी शुड ब्रिंग इट एट 1,600। हमें इस पॉलिसी को 20 से घटाकर 1,600 यानी सरेंडर वैल्यू पे लाना ही समझदारी होगा। बेवजह 20,000 की असेट दिखाना कोई लॉजिक नहीं बनता। तो बेटा हम क्या करेंगे, लिखो यहाँ पर, टू ब्रिंग पॉलिसी एट इट्स सरेंडर वैल्यू, एंट्री क्या होगी बेटा? हमें JLP को बेटा 1,600 रुपये से लाना है। 20,000 की पॉलिसी को, जिसको हम 20,000 एज एन असेट दिखा रहे हैं, तो सिर्फ 1,600 की असेट पे रहने देना है। तो हमें 20,000 में से सिर्फ 1,600 ही
एज एन असेट रहने देना है, मतलब बाकी को 18,400 से 18,400 से हमें इस प्रीमियम को, पॉलिसी को, जिसको हमने असेट माना है, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ एंट्री होगी JLP, असेट थी 18,400 से पॉलिसी को क्रेडिट कर दो और इसको डेबिट कर दो P&L में। बैलेंस शीट, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, बैलेंस शीट में क्या आएगा? JLP। बैलेंस शीट में कितनी आएगी? 8 सरेंडर वैल्यू। और यही सही बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में 20,000 असेट दिखाना, क्या वो बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती? क्या वास्तविकता में सही असेट बताती? 20 असेट है ही कहाँ, तो ये सही है, ये था। अब अगली एंट्री, थर्ड, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ सेकेंड ईयर, फिर एंट्री होगी JLP एज एन असेट बैंक। प्रीमियम तो 20 ही है, JLP टू बैंक। और फोर्थ, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में, टू ब्रिंग पॉलिसी एट इट्स सरेंडर वैल्यू। अब हमें एंट्री पास करनी है पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू पे लाने के लिए। बताइए, अच्छा क्वेश्चन में सरेंडर वैल्यू दी है 15%, 15% में लाना है। डायरेक्टली होगा क्या आपसे? बताइए, सेकंड ईयर के एंड में पॉलिसी की एक्चुअल वर्थ सरेंडर वैल्यू कितनी? वो है 15%। बताइए सरेंडर वैल्यू सेकंड ईयर के एंड में क्या होगी? दूसरे साल के अंत में पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू जो हमें बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए एज एन असेट, वो क्या होगी? 15% दी है, तो सोचा आपने बैलेंस शीट में हम सेकंड ईयर की बैलेंस शीट में कितनी सरेंडर वैल्यू दिखाएंगे एज एन असेट? आपका सोचना क्या है? सोचो। क्या सर दूसरे साल प्रीमियम दी 20,000, 20,000 का 15% 3,000, सर 3 पे दिखा देंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो बेटा, ये है JLP अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस क्या था बेटा? ये था ना पिछले साल का 1,600। इस साल प्रीमियम कितनी भरी टू बैंक? JLP डेबिट, ₹20,000 बाय बैलेंस CD। सरेंडर वैल्यू क्या होगी? बेटा वो 15% है। 15% जो हमने प्रीमियम दूसरे साल भरी है उसका, या जो 2 सालों में, इन 2 सालों तक जो दे चुके हैं, 20 दे चुके हैं फर्स्ट ईयर में, 20 दे चुके हैं सेकेंड ईयर में, 40 दे चुके हैं, तो ये 15% किसका होगा? सेकेंड ईयर तक हम दे चुके हैं 40,000, तो 40,000 का 15%, क्योंकि हम दूसरे साल के एंड तक 20 + 20 दे चुके हैं 40 का 15% 6,000 होती है बेटा सरेंडर वैल्यू। तो हमें क्या करना है? इस 21,600 को लाना है 6,000 पर। तो बाय P&L कितना करना पड़ेगा?
बाय पीएनएल 15,600, ये हुआ बैलेंसिंग फिगर। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बेटा एंट्री होगी पीएनएल टू प्रीमियम, सॉरी पीएनएल टू पॉलिसी, जेएलपी। हमने बेटा जेएलपी को ओपनिंग बैलेंस कितना था जेएलपी का 1600, ये हमने एंट्री की जेएलपी टू बैंक, ये होगी जेएलपी टू बैंक। अब जेएलपी अकाउंट कितने पे आ गया 21,600 पर, इसको लाना है 6 पर, उसको 6 पे लाने के लिए 15,600 जेएलपी अकाउंट से राइट ऑफ करना पड़ेगा, जेएलपी को 15,600 से क्रेडिट करना पड़ेगा, इतना लॉस मानना पड़ेगा। तो जेएलपी को 15,600 से क्या करना पड़ेगा क्रेडिट, और पीएनएल को 15,600 से करना पड़ेगा डेबिट। बिल्कुल टफ नहीं है, लॉजिकल है। ये था सेकेंड ईयर। इस तरह से अकाउंटिंग चलती रहेगी थर्ड ईयर, जब तक चलता रहेगा इस तरह से अकाउंटिंग करेंगे इन केस ऑफ। अब थर्ड ईयर चलिए जाते बेटा आगे, थर्ड ईयर आ गया। मैं अब ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, फिर वही पहली एंट्री पेमेंट ऑफ प्रीमियम, पॉलिसी जेएलपी असेट 20,000, बैंक। फिर एट द ईयर एंड मैंने अमाउंट निकालने के लिए जेएलपी अकाउंट बनाया। जेएलपी का ओपनिंग बैलेंस क्या था, जो सेकेंडरी में क्लोजिंग था 6,000। अभी भी आपने एंट्री की है जेएलपी टू बैंक 20,000। सरेंडर वैल्यू 60,000 हम प्रीमियम दे चुके हैं 60,000 दे चुके हैं तीसरे साल के एंड तक, इसका 20% 12,000 लानी है सरेंडर वैल्यू। तो 26,000 माइनस 12 14,000 ले आना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एंट्री होगी पीएनएल 14 टू जेएलपी असेट। फंडा वही जो मैंने समझाया पिछले 2 सालों तक, 2 साल तक समझा चुका हूँ आपकी, और ये मैंने करके बता दिया। ये हो गया बेटा थर्ड ईयर के एंड तक। अब बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, बेटा यहाँ जेएलपी अकाउंट 12,000 पे दिखाई देगा, और यही है सरेंडर वैल्यू। ठीक है बेटा। अब आया फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर बिगिनिंग, चौथे साल के बिगिनिंग में ऑन डेथ ऑफ पार्टनर assuming date of death is prior to date of next annual premium। मतलब डेथ होगी बिगिनिंग में, तो जेएलपी अकाउंट था एज एन असेट का बैलेंस चल रहा था 12,000। मैं आपको अकाउंट और एंट्री दोनों साथ साथ बताते जा रहा हूँ। बेटा आप फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में एज एन अकाउंटेंट बात करूँ तो जेएलपी अकाउंट आप अपनी बुक्स में पार्टनरशिप फर्म का दिखा रहे हो 12,000, फर्म अपनी एसेट दिखा रही 12, और फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में ही पार्टनर की डेथ हो गई। 20,000 या प्रीमियम फर्दर भरते, चौथे साल की प्रीमियम भरते, उसके पहले ही पार्टनर की डेथ हो गई। अब क्या होता है, जो बताते वो नहीं समझना, जो नहीं बताया सर नहीं सर बाद कल को प्रीमियम की डेट
डेट के बाद डेथ हुई तो क्या बेटा, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे पता है कि जो नहीं बताया जाए ना वो ज़्यादा पूछते हो, भले ये समझ में नहीं आया हो पर वो समझने की कोशिश करेंगे, अरे यही समझ लो जो एग्जाम में आता है, क्वेश्चन में देती ही नहीं ऐसा कुछ कि कब गया क्या हुआ, तो मैं बता रहा हूँ आपको, पर मैं आपको जब लॉजिकल बता रहा हूँ तो पूरा बताऊंगा 100%। पर जो चीज़ एग्जाम में नहीं आती है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। हाँ, ये जरूर बताऊंगा कि माना कि डेट, मान लो उनकी प्रीमियम हमेशा आती है साल शुरू के 2 महीने बाद और डेट होगी उसके पहले, तो अब बीमा कंपनी प्रीमियम तो मांगे, उसकी पहले डेट होगी तो जो क्लेम ड्यू हो जाएगा और बीमा कंपनी से 5 लाख मिलेगा। वो जो 5 लाख मिलेगा वो आपको इस पॉलिसी अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा बाय बैंक। बेटा जब आपने पॉलिसी को असेट माना है, आप पॉलिसी टू बैंक करते रहे, ये जरूर है कि उसको आप लाते रहे सरेंडर वैल्यू पर, पॉलिसी को असेट माना लेकिन उसे लाते रहे सरेंडर वैल्यू पर ताकि बैलेंस शीट सही बने, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे, इसलिए उसको सरेंडर वैल्यू पर लाना जरूरी था। वो हमने देखा लाए, वो 12 जरूरी चल रही। अब हमें जब इसको हमने असेट माना है तो इसकी अकाउंटिंग असेट की तरह ट्रीट करो, कोई टिपिकल फंडा नहीं। जैसे एक फर्नीचर है, बुक्स में फर्नीचर 12 का है, ये उसका डेबिट बैलेंस है, और 12 के फर्नीचर के बदले 5 लाख मिल गया, 12,000 की पॉलिसी के बदले 5 लाख मिल गया, तो प्रॉफिट हो गया ना, तो इस प्रॉफिट को भेज दो पार्टनर में। तो 5 लाख मिला है, इस पूरे को इनकम मत मानो, क्योंकि 12 को आपने असेट माना है, तो 12,000 में से 12,000 की अगेंस्ट के अगेंस्ट 12,000 की असेट के अगेंस्ट आपको 5 लाख मिल गया, तो एंट्री क्या होगी अभी बताऊंगा, बाय बैंक कर दो पॉलिसी में, और जो बेटा प्रॉफिट आया ये भेज दो पार्टनर कैपिटल में। 5 लाख माइनस 12,488 इन प्रॉफिट रेशियो, ये यहां से डेबिट और पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी और वो बढ़ी हुई कैपिटल लेकर जाएंगे। ये क्लेम रिसीव, बेटा ऐसा अकाउंटिंग होगा 4th के बिगिनिंग में। अब यहाँ पर 4th के बिगिनिंग में पहली एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ क्लेम, मैंने अकाउंट पहले बता दिया, एंट्री बाद में कर रहा हूँ, पोस्टिंग पहले कर दी एंट्री बाद में। क्लेम मिलेगा तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक डेबिट, बैंक डेबिट होगा 5 लाख पर क्योंकि डेथ हुई है तो पूरा क्लेम मिलेगा, और बैंक डेबिट 2, या पूरे को इनकम माने 5 लाख को नहीं बेटा, जब हमने प्रीमियम को एक्सपेंस माना था तो क्लेम को इनकम माना था, लेकिन यहाँ प्रीमियम को असेट माना था, तो अब असेट की तरह ट्रीट करो। असेट में बुक वैल्यू से ज़्यादा मिलता है तो प्रॉफिट होता है, असेट के केस में बुक वैल्यू से जितना ऊपर मिलता है प्रॉफिट, कम मिला तो लॉस, ज़्यादा मिला तो प्रॉफिट। तो यहाँ पर असेट हमारी चल रही है 12,000 पर, जब पॉलिसी अकाउंट 12 पे चल रहा है तो 12 से ऊपर जो मिला वही प्रॉफिट होगा ना, तो 2 JLP एज एन असेट। टू पार्टनर्स कैपिटल, मैं एक ही एंट्री में दोनों निपटा रहा हूँ, तो पार्टनर्स कैपिटल बैंक आया उसे डेबिट करो, JLP गई 12,000 की JLP गई ना, अब तो उसको क्रेडिट करो और प्रॉफिट पार्ट में बांट दो इन रेशियो, और वो रेशियो मतलब आपको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा। ये कब हुआ, इन केस ऑफ, ये ऑन डेथ ऑफ ए, ये P केस है, और Q केस और या नो डेथ ऑफ पार्टनर, और है बट रिजोल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन तो रिजोल्यूशन का फर्म तो बंद हो रही है, तो यहां पर अब JLP का क्या करेंगे, जब डेथ नहीं हुई तो 5 लाख तो मिलेगा नहीं, और पॉलिसी जो तीनों के नाम पर है उसको कंटिन्यू करना संभव नहीं, फिजिबल नहीं, प्रैक्टिकल नहीं। अब तीनों दोस्त हैं, घर के हैं, तब तो अलग बात है कि भाई क्यों सरेंडर करो, क्यों कम अमाउंट मिले, हम आगे देखें ना।
तीनों आकर से पक्के दोस्त थे तो बोले हम कंटिन्यू करेंगे, मिलकर प्रीमियम भरेंगे, मिलकर क्लेम लेंगे, तो वो पॉलिसी सरेंडर ना करें। पर वो हमें क्वेश्चन दिए हुए नहीं, हम तो ये मानेंगे कुछ ना दिया जाए तो फर्म ने वो पॉलिसी सरेंडर कर दी, तो चौथे साल क्या मिलेगा? एंट्री होगी रिसिप्ट ऑफ सरेंडर वैल्यू, जो भी क्वेश्चन में दी हो। बैंक डेबिट क्या आएगी? सरेंडर वैल्यू टू JLP है ना, हमारा JLP एज एन असेट 12 से क्रेडिट कर दो। अब बेटा सरेंडर वैल्यू हमारा अकाउंट चल रहा था 12 पर, 12 से ऊपर मिला तो प्रॉफिट और 12 से कम मिला तो लॉस। वैसे संभावना कि 12 ही मिले, संभावना ये है। 12 से थोड़ा ऊपर मिल सकता है, थोड़ा कम मिलने की संभावना कमी है, पर क्वेश्चन बनाने वाला एग्जाम में कुछ भी कर सकता है। पार्टनर्स कैपिटल इफ प्रॉफिट, और यहां पर पार्टनर कैपिटल इफ लॉस। सरेंडर करने पर 12 से ज़्यादा मिला तो प्रॉफिट, कम मिला तो लॉस। प्रॉफिट है तो भी पार्टनर में, लॉस है तो भी पार्टनर में। ये है एट द टाइम ऑफ सरेंडर ऑफ पॉलिसी। तो बेटा ये चीज़ जो हमने समझी है, इसको आपको पहले ठीक से समझ के रिवाइज करना होगा। उसके बाद हमारी थर्ड मेथड होगी फंड मेथड, JLP फंड मेथड। तो बेटा मुझे नहीं लगता कि आप इस लेक्चर में आप पहले इसको, इस दोनों मेथड को अच्छे से समझिए, और उसके बाद हम थर्ड मेथड अगले लेक्चर में ले लेंगे। ये हमारी थी दो मेथड, तीसरी हम पढ़ेंगे JLP फंड मेथड।